नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लॉग पे। आज की जो हमारी क्लास है वो है मानव श्वसन तंत्र के ऊपर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उसके पीछे का क्या पूरा प्रोसेस है, क्यों हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सब समझेंगे आज की क्लास में। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या कौन कौन से हमारे पार्ट हैं बॉडी के जो इंक्लूडेड हैं और कैसे कैसे वो फंक्शन करें। देखो ये डायग्राम समझ लो एक बारी आसानी से कि ये डायग्राम कैसे है। हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं इसमें और ये इस तरफ लिखे हुए हैं क्या क्या पार्ट हैं। सबसे पहले क्या है, नोज एंड नेजल कैविटी। जो हम सांस लेवा ना वो कहाँ से लेवा, नाक से। मेन सोर्स है हमारा लेने का नाक। जब नाक जाड्या में भर जे है, कई लोग नाक साफ नहीं करते, जुकाम हो जाए, भर जाए, अटक जाए, फिर अपने मुंह से सांस लेवा। अब ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए, कोई जिस तरह गैस कम हो गई, ऑक्सीजन गैस कम हो गई, ऊपर चले गए, अब नाक से सांस आ नहीं रहा, फिर ज़्यादा न्यू सांस चढ़ जाए, फिर मुंह से सांस लेनी पड़े। जब बंदा भाग गए, रेस लगा के आया, फुल भाज गया, 4-5 किलोमीटर भाज लिया, फिर उसने नास वाली सांस था ना, इतनी कम ऑक्सीजन तक काम नहीं चलता, फिर मुंह तो सांस लेनी पड़े उसने। तो दोनों ही हमारे सोर्स हैं क्या क्या, नाक और मुंह, दोनों से ही हम सांस ले सकते हैं, दोनों ही कनेक्टेड है हमारे फेफड़ों से। अब कैसे कैसे वो काम करते हैं देखो। अभी यहाँ तो है नाक, ये इनको बोलते हैं हम नासा छिद्र, ठीक है। और जो ऊपर एक यहाँ पे जाने के बाद इसमें ना, अब नासा का पार्ट जो है, ये नाक है ना, इसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। जो अपन सांस ली और उसमें अगर कोई अशुद्धि आ गई, जैसे धूल है, धूल आ गई, या कोई और बैक्टीरिया, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा जो हमारे को हार्म कर सकता है बॉडी को, वो आ गया, तो वो क्या करेगा, जो ये बाल है ना नाक में, ये उस जो वो अशुद्धि है वो उन बालों में फंस जाएगी और वो फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाएगी। इससे आप अपनी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट से। फॉरेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारी बॉडी का नहीं है और जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल भी नहीं है। इससे ऊपर जाने के बाद एक चीज होती है स्नाइसिस, नासा कपाट के अंदर एक चीज होती है, चिपचिपा पदार्थ होता है। उसका क्या काम है, उसका ये काम है, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट जो हमारे बालों से भी निकल गया, लेकिन अब निकल गया, वो हमारे लिए हार्मफुल भी है, वो जो चिपचिपा पदार्थ है वो उसको चिपका लेगा। जब वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाए ना, फिर वो लोग नासा मांगने मारे जाओ, देखे होता हमने, और वो उसको निकाल देते हैं। ऐसा ये प्रोसेस रहता है इसका। तो सबसे पहले क्या, ये नासा छिद्र, और उसके बाद ये स्नाइसिस, नासा कपाट, ऐसा होता है। और फिर इमरजेंसी के लिए, सांस लेने के लिए क्या होता है, मुंह। और उसके बाद जो ऑक्सीजन है, अपन जब हवा में तय सांस लेवा ना, तो क्या है कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते आप, सारी गैस लेवा। कि क्या क्या लेंगे आप, देखो 78% तो अपन सांस जब लेते हैं तो नाइट्रोजन खींच लेते हैं साथ में, और 21% ऑक्सीजन, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी हम साथ में सांस के ले लेते हैं। और जब बाहर निकालेंगे ना सांस को, तब बाहर क्या क्या निकलता है, जितनी नाइट्रोजन ली थी 78%, वो यूं की यूं बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन ली थी 21%, उसको 17% ऑक्सीजन सांस में बाहर निकाल देते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने 0.03% ही ली थी, उसको हम 4% करके बाहर निकाल देते हैं। कहने का मतलब है ऑक्सीजन 21 ली और उसके बदले में 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। ऑक्सीजन की खपत हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हम वातावरण में बढ़ाने लग रहे हैं लगातार। तो पढ़ लिख लिया करो, गणी कार्बन डाइऑक्साइड ना बढ़ाया करो, कुछ और भी काम करना होगा जिंदगी में। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ानी अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा काम करना है। नासा का पार्ट, फिर मुंह हो गया। अब आगे क्या है, ये टीट वाले तो कस्तूर आगे न्यू बैठ जाओ, उन्होंने ऊपर बैठ गए, पूरा बजाओ यार, पूरा जरूरी है। यही नहीं जरूरी होता है बजाना। तो दोस्तों यहां तक हो गया मुंह तक। उसके बाद है थ्रोट, ग्रसनी। इसको ग्रसनी बोलते हैं। क्या होता है, आपने कुछ खाया, ठीक है, और हरियाणवी में तो न्यू कहीं भी कराएं, बोलिया तेरा हलक में गुंठा दे दूंगी, लुगाई क्या करा ना, उसको ये ग्रसनी क्या होता है, ये हलक होता है, ठीक है। हलक अपना हरियाणा में बेसिकली हलक बोला इसने, यूं दिखता है, ठीक है। फिर है अपना कंठ। कंठ इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वर तंत्र, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, ठीक है। एक तो फेरिंग होता है ग्रसनी, और ये लैरिंग्स होता है।
क्या होता है, स्वर तंत्र, कंठ, ये बात समझ लो। कंठ, कंठ में पहुंच गई, कंठ के बाद कहाँ जाएगी ऑक्सीजन, श्वास नली में, विंड पाइप में, यहाँ पहुंच गई विंड पाइप में, ट्रैकिया, ये इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया वैसे तो एक मसल की तरह होती है, मसल की तरह हुआ है। अच्छा, और मसल किस तरह की, जिस तरह अपना पानी वाला पाइप हो ना, पानी वाला पाइप की तरह हुआ है, उसमें अपनी हवा क्रॉस करे। कई बार अपन देखा जब आप पानी भरा, मोटर लगा दिया वहां, और जो पाइप कनेक्टेड है ना पीछे मोटर के, जहां से पानी खींचना है, वो न्यू चिपक जावे, देखियो ना, न्यू चिपक जावे, फिर पानी इतना अच्छे से आ नहीं सकता। आप क्या करा, ऐसी पाइप लेवा लगावा हाँ, जो कि बीच ना पावे। अपने ये पाइप भी उसी तरह की हुआ है, अगर ज्यादा प्रेशर आएगा चिप जाएगी, और इसको चिपने से बचाने के लिए एक अड्डी नुमा सी टाइप के लगे होते हैं इसके अंदर, अड्डी नुमा ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है कि जिससे ये चिपके ना, इसको चिपकने से बचाती है वो, समझ गए। और जब ये विंड पाइप है हमारी, जो श्वास नली है, आगे जाके दो पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो फेफड़े हैं ना, वो दो फेफड़े होते हैं, और दोनों फेफड़े में पहुंचाने के लिए वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो दोस्तों जो हमारी श्वास नली है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, दो हिस्सों में डिवाइड होने के बाद क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल ट्यूब्स भी बोलते हैं, और उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। देखो जो दो फेफड़े हमारे, उसमें चलेगी सांस, दोनों साइड जो दोनों पार्टीशन बने उनको बोलते हैं आप ब्रोंकाई। अब जो हमारा दो फेफड़े हमारे पास, एक लेफ्ट फेफड़ा है, एक राइट फेफड़ा है। जो हमारा हार्ट किस तरफ होता है, लेफ्ट की साइड होता है, तो जो हमारा लेफ्ट फेफड़ा है ना, वो राइट फेफड़े से साइज में थोड़ा छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि इस साइड हमारा हार्ट भी है, हार्ट को स्पेस देने के लिए वो थोड़ा छोटा होता है। जो राइट साइड वाला फेफड़ा है उसके 3 लोब होते हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला फेफड़ा है उसके 2 लोब होते हैं। ये 2 लोब इसलिए होते हैं कि वो छोटा है साइज में, लोब उसको पार्टीशन करके रखते हैं। अभी एक लोब अगर फेल होगा दूसरा लोब काम करेगा, काम तो इकट्ठे ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो सेफ्टी के लिए उसने ऐसे डिवाइड कर रखा है, ये नेचर की बात है। अच्छा, जब देखो एक अपना जो खांसी हो ना बंदा का, तो खांसी भी कैसे होती है, खांसी इन फेफड़े में ही खांसी हो गए, बलगम जम हैं। तो बलगम कैसे जमे, वो उसका काम होता है सीलिया का। सीलिया और मस्कस दो अलग अलग चीजें रहती हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर ही रहती हैं। कैसे होता है, जब हमारा ये था ना, ये ट्रैकिया के अंदर ये सीलिया होता है। क्या होता है, बाल नुमा, बाल छोटे छोटे बाल नुमा से खड़े हुए हैं, धागे से हुए इसमें यूं खड़े हुए हैं बाल नुमा, और उसके अंदर म्यूकस रहता है, एक लिक्विड नुमा चिपचिपा पदार्थ, जो बाहर से आने वाले फॉरेन ऑब्जेक्ट को, अगर वो सारा फिल्ट्रेशन को भी पार करके कोई आ गया ना, तो यहाँ चिपक जाएगा, और फिर वो बलगम इकट्ठा हो जाए, फिर उसको लोग थूकें, और किसका इन्फेक्शन हो जाए तो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए, वो उसके अंदर और इन्फेक्शन आ जाए, फिर उनके लोग खांसी हो जाए, फिर डॉक्टर उसने दवाई दे, फिर वो ठीक हो गए। ऐसा प्रोसेस रहता है। और इसके साथ साथ आप एक और चीज ऊपर छोड़ा है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस का बहुत महत्वपूर्ण काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मतलब यूं 2 हिस्से बनाने के लिए। जितना रोटी खा ली, अब खाई तो उसी जगह से है, अब उसको यूं थोड़ी पता है बॉडी को कि वो किधर जाना है खाना, इसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एपिग्लोटिस के ऊपर होती है। एपिग्लोटिस क्या काम करता है, एपिग्लोटिस यही काम करता है, वो ये देखता है कि जो ऊपर से चीज़ आई है वो कहाँ भेजनी है, कहाँ डाइवर्ट करनी है। जो किसी ने रोटी खाई है, कुछ केला खाए हैं, फ्रूट खाए हैं, जो खाया है वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजता है, और जो सांस है ऑक्सीजन है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भेजता है। यूँ मान लो जैसे जिस तरह ये 2 पाइप समझ लो कि ये 2 पाइप है, और ऊपर से एक ही पाइप है, ये वेल कनेक्टेड, यूं एक पाइप से 2 पाइप बन रही है, यूं एक पाइप से 2 पाइप बन रही है, ऊपर से आई और ये नीचे 2 पाइप बन गई। ये तो गई मान लो अपना रेस्पिरेटरी में, और एक है डाइजेस्टिव में। इसके बीच में ना एक पत्ता सा खड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं आप एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बोलते हैं उन दोनों के बीच में पत्ता खड़ा हुआ है। जब खाना खावा ना, तो वो पत्ता क्या करे, वो पत्ता जो हमारा ये सांस लेने वाला सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको ढक ले हुए है, ये बंद हो गया, और फिर वो जा सारा खाना हमारा सीधा पेट में। जब आप सांस ले वहाँ तो उसने बंद कर दे हैं सारी सांस फेफड़े में, उसका ये काम है। कई बार क्या हुआ है, न्यू क्या करना ना भाई, जब खाना खावा, जब कुछ खाते हो ना तो बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि आप जब बात करा तो आप हवा बाहर निकाला तो उस टाइम आप खावा भी गए और फेफड़ा काम भी करावांगे, तो एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाए। कई बार एपिग्लोटिस कंफ्यूज कर दे आप, तो अपना जो खाना है ना वो फेफड़े वाले रास्ते में चले जाता है, फिर आवे हिजकी आवे,
और फिर अगर खाना ज़्यादा अंदर तक बैठ गया ना, अगर पानी की एक बूंद भी फेफड़े तक पहुंच गई, नीचे तक पहुंच गई ना, तो आदमी की डेथ भी हो सके। ये सिस्टम है। तो खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए और शांति से खाना चाहिए, चबा चबा खाना चाहिए। अगर कोई बंदा खाना खाने लग रहा है और वो खाना खाते खाते यूं किसी के विचार में चला गया, उसको यूं भी भूल गया कि मैं खाना भी खाने लग रहा हूँ, वो खाना खाने लग रहा है लेकिन मन में कोई और विचार चल रहे हैं, बिरानी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। अब दूसरी दुनिया में जाने से क्या होया कि उसका दिमाग तो कहीं और है और खाने लग रहा है खाना। उस केस में एपिग्लोटिस होता है हमारा, वो कंफ्यूज हो जाता है कि ऊपर से कमांड तो आई नहीं, भाई क्या चीज़ आई है, वो खुद कंफ्यूज हो जाए। तो कई बार क्या हुआ, उस टाइम भी खाना दूसरी साइड चला जावे, फिर आनी स्टार्ट हो इज की, यूँ पूरा मारा बगा उड़संड कवा गया, नस्सा को मारा बगा गया पानी में, कई बार सारा सिस्टम बिगड़ जाए। वैसा काम नहीं करना चाहिए, आराम से खाना खाओ। और ये हमारे बॉडी पार्ट हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, संभाल के रखने हैं। जो हमारी अब ब्रोंकाई थी, दो हिस्से हो गए थे, ब्रोंकाई थी, ब्रोंकाई आगे जाके फर्दर काफ़ी सारी नलियों में डिवाइड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोलिस। काफ़ी छोटे छोटे हो गए ना, ब्रोंकोलिस बोलते हैं उनको। ब्रोंकोलिस इतना, एक थी ये बड़ी आई थी, दो आई थी ना यहाँ से, देखो ये दो पार्ट हो गए थे, ये ब्रोंकाई थी, ये ब्रोंकोलिस हैं, छोटी छोटी जो बनगी हैं, और छोटी छोटी बनगी हैं। इसके बाद इनके जो टोपे रहता है, जो मेन काम जिसका है, यूं गुब्बारे से, छोटे छोटे गुब्बारे से यूं गुच्छे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े यूं गुच्छे हुए हैं, बड़े कहने में यूं गुब्बारा बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी नंबर ऑफ एल्वोलाइज का गुच्छा होता है वहाँ पे, जो क्या करता है, जब अपन सांस अंदर लेते हैं वो गुच्छा यूं फूल जाता है, वो एल्वोलाई, वो गुब्बारा फूल जाता है, और अपने अंदर जो हमने लिया है वो गुब्बारा के अंदर सारी वो गैस भर जाती है, जो हमने अपना हमारे नाक से या मुंह से खींची है, समझ गए। और वहाँ पे क्या होता है, उस गुच्छे के साथ कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं, अपन इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हमारे उसमें क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो ब्लड हमारा रोटेट करता है पूरी बॉडी के अंदर जैसे घूमता है, हम उसमें इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसको बेसिकली कैपिलरी समझ लो, कैपिलरी होती है, बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, उन एल्वोलाइज के साथ चिपकी रहती हैं। वो वहाँ क्या काम करती है, जो ऑक्सीजन आई है उस ऑक्सीजन को एल्वोलाई में से और ब्लड में ट्रांसफर करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वहाँ से एल्वोलाई से ऑक्सीजन दे दी जाती है ब्लड को, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाई में आ जाती है। अब सारी ऑक्सीजन वहाँ ट्रांसफर कर दी ब्लड में, और वहाँ से सारी कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी फिर हमने फिर साथ में ही वो वापस बाहर कर दी। ये सिस्टम होता है। और समझो, और क्या समझेगा आप इसमें, एक नीचे का पार्ट है, क्या है ये, डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम रहता है, डायफ्राम के एक दो तीन काम है, एक दो तीन कैसे। सबसे पहला जो काम है वो है सांस लेने में मदद करना। सांस लेने में कैसे मदद करता है, जब अपन सांस को भरते हैं, सांस को जब भरते हैं ना, तो जो डायफ्राम है ना वो नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े हैं ना वो फूल जाते हैं, उनको स्पेस मिलता है, तो स्पेस मिलने से वो फूल जाते हैं। और जब हमने को सांस छोड़नी होती है तो डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है, उसे हमारे जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं और हम सांस को बाहर निकाल पाते हैं। कई बार क्या हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूटा न पैर टूटा, खून की एक बूंद भी नहीं आई और वो बंदा मर गया। कैसे, कि उसका ना डायफ्राम टूट जावे। डायफ्राम टूटने से क्या है, फिर वो सांस नहीं ले पाओगा, और सांस नहीं ले पाओगे तो उस टाइम उसकी इंस्टेंटली डेथ हो जाएगी। ये बहुत मेन पार्ट है। दूसरा काम इसका क्या है कि जो अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, नीचे वाले लीवर वगैरह आगे, उनको अलग करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। अच्छा, और क्या बात है, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, लेडी प्रेग्नेंट होगी तो उसका तो पहले ही पेट इतना बड़ा हो गया, अब वो डायफ्राम को जगह नहीं रहती मूव करने के लिए। वो कैसे सांस लेती है, वो सांस लेती है पसलियों के द्वारा। उसकी पसलियाँ हेल्प करती हैं उसको फूलने और सिकुड़ने में, पसलियाँ हेल्प करती हैं। अगर गलती से उसकी पसली टूट गई ना तो उसकी वहीं पे डेथ हो सकती है। तो ये बड़ी ध्यान रखने वाली बातें हैं। डायफ्राम हो गया, कैपिलरीज होगी, और हमारा ये ब्लड हो गया। और ब्लड में कितना लिया है हमने, एक ये भी समझ लिया हमने। ह्यूमन तो ऐसे करते हैं, और जो ह्यूमन तो रेस्पिरेट ऐसे करते हैं, और जो पानी में रहने वाले जीवन जिस तरह मछली है वो कैसे करते हैं, वो गिल्स से करते हैं। हमारे पास फेफड़े हैं, उनके पास गिल्स हैं, उन्हें सीधा पास थ्रू हो जावे।
और जो मेंढक है, मेंढक की बड़ी खास बात है कि मेंढक का क्या है, मेंढक ना जमीन के ऊपर भी रहता है और पानी के ऊपर भी रहता है, पानी के अंदर और जमीन के ऊपर दोनों जगह रह सकता है। वो ऑक्सीजन कैसे लेता है? वो ऑक्सीजन लेता है जब वो जमीन के ऊपर रहता है तो वो फेफड़े काम कर रहे हैं उसके। जब वो पानी में रहे या फिर कड़ियां अंदर चला गया, वो जमीन के अंदर भी चला गया, तो वो अपनी स्किन से ऑक्सीजन ले रहे हैं। और जब वो बिल्कुल इनिशियल फेज में होता है, इनिशियल फेज मतलब जब छोटा हो ना, जमा छोटा है, बच्चे ने समझो मछली है, मछली की तरह काम कर रहा है उसके उस टाइम पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस टाइम वो उसके गिल्स हुए हैं, बड़े होते होते वो उसके लंग्स बन जाए हैं और स्किन से भी वो ऑक्सीजन ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ये काम करता है। ये था सारा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमने कैसे ऑक्सीजन को लिया और कैसे इसको बाहर छोड़ा। और कई लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेने की बजाय इसमें धुआं और सुंघावे। जो धुआं है ना, मतलब जिस तरह बीड़ी सिगरेट पीना, हुक्का पीना, उसमें क्या हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या काम करती है, कार्बन जो ब्लड है ना, ब्लड में एक्चुअली ऑक्सीजन को कैसे कौन लेके जावे, जो हेमोग्लोबिन हो ना, हेमोग्लोबिन आप खून टेस्ट करा के जो डॉक्टर बताओ भी 10 ग्राम खून है, 11 ग्राम खून है, 9 ग्राम खून है, वो 9 ग्राम क्या हुआ एक्चुअली, वो यूनिट होती है एक, वो होती है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कितने परसेंटेज है ब्लड में? हेमोग्लोबिन ही है जो हमारी ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है हमारे एक किसी पार्ट से लेके और हमारे फेफड़ों तक। वो ऑक्सीजन को ढोने का और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का काम करता है। उसको ऑक्सीजन से बड़ा प्यार है, पसंद करता है ऑक्सीजन को, जैसे ही दिखती है उसको पकड़ लेता है। लेकिन अगर उसको कहीं दिखी कार्बन मोनोऑक्साइड, वो उससे भी ज़्यादा लगा उसका कार्बन मोनोऑक्साइड से है, और वो ऑक्सीजन को छोड़ के फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ढूंढने लग जाएगा, बंदे को सांस आना मुश्किल हो जाए। लेकिन कई लोगों ने इसमें मजा पता नहीं क्यों, ये सिस्टम रहा है उस फेफड़ों सारा खराब करे, सारी बॉडी ने खराब कर दे, सारी बॉडी के पार्ट्स में उसको कार्बन मोनोऑक्साइड को ढो देता है, वो ऑक्सीजन की कमी हो जाए, बंदा नहीं सूख जाए और उसकी डेथ हो जाए। ये था सारा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगला चैप्टर है साइंस का, हम एक और सिस्टम लेके आएंगे, हमारी बॉडी को पूरा समझेंगे और इसमें से अपना कुछ ना कुछ आ जाए कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसका अच्छे से डायग्राम बना लेना और बार बार इसका डायग्राम बना के देख लेना। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो आपकी कंफ्यूजन दूर करी जाओगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ जाओ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।